पहले सरकार हाथ से गई, अब पार्टी भी हाथ से निकल गई। तो क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का राजनीतिक सूर्यास्त हो गया है, या शिवसेना अब ठाकरे मुक्त होने जा रही है? क्या अब शिंदे ही असली शिवसेना हो गए हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में हुए भारी उलटफेर ने शिवसेना के राजनीतिक भविष्य को लेकर ऐसे ही तमाम गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना के वजूद को लेकर तो सवाल तभी उठने लगे थे जब उसके भीतर ही एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सबसे बड़ी बगावत हुई। यह बगावत अपने अंजाम तक पहुंच गई और आज तो एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। इन सब के बीच सबसे अहम बात तो यह है कि स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट को बतौर शिवसेना दल मान्यता दे दी। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से मान्यता मिलते ही शिंदे गुट का विधान भवन में शिवसेना के दफ्तर पर कब्जा हो गया है। इसे कल ही उद्धव ठाकरे की ओर से सील करवाया गया था, लेकिन आज वो दफ्तर शिंदे गुट के हवाले हो गया। शिंदे सरकार भी विधानसभा के भीतर अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में पास हो गई है। आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें शिंदे सरकार के समर्थन में 164 और विरोध में 99 वोट पड़े। उद्धव के एक और विधायक संतोष बांगर ने शिंदे को वोट दिया। इस तरह शिंदे के पास 40 शिवसेना विधायक हो गए हैं, जबकि उद्धव के पास रह गए हैं मात्र 15 विधायक। तो इस तरह शिंदे तो पास हो गए, लेकिन उद्धव ठाकरे के हाथ एक और बड़ी नाकामी लगी है, जिससे उनके राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जो भाग के गए हैं उनको तो शिवसेना खत्म करनी है, और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। जब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मतदाताओं से मिलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि जो मतदाता है उनका मन सच में कहाँ है, दिल सच में। शिंदे गुट के दावे ने ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब उद्धव ठाकरे के साथ जो 15 विधायक जमे हुए हैं, उन पर भी अयोग्य घोषित होने की तलवार जो है वो लटक रही है। दरअसल जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने शिंदे गुट को मान्यता दे दी है, और शिंदे गुट की तरफ से एक व्हिप भी जारी किया गया था, जिसे आदित्य ठाकरे और उनके साथियों ने नहीं माना। अब ये देखना दिलचस्प है कि आदित्य ठाकरे और बाकी बचे विधायकों के खिलाफ शिंदे गुट क्या कार्रवाई करता है। उससे ये भी पता चलेगा कि शिवसेना का असली बॉस कौन, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, क्योंकि शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई अब बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 31 अक्टूबर 2019 को किसने दिया था? शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने नियुक्त किया था। उन्हीं आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने उनको उस पद से हटाया है और अजय चौधरी को नियुक्त किया है। वो उनके अधिकार है, न कि विधानसभा के अधिकार। सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवसेना का क्या होगा। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक तो बार बार यही दावा करते दिखे हैं कि वही असली शिवसेना है। और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं, और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। असली कौन और नकली कौन, इसका कुछ संकेत 11 जुलाई को मिल सकता है। शिंदे गुट के खिलाफ दायर याचिका पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 11 जुलाई को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर क्या फैसला देता है। यानी शिवसेना में अभी असली और नकली के जंग की पिक्चर बाकी है, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि बाल ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुकी है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये घटनाक्रम शिवसेना में ठाकरे परिवार के सूर्यास्त का संकेत कहा जा सकता है? तो बाल ठाकरे ने 1960 के दशक के आखिरी वर्षों में उग्र मराठीवाद के साथ हिंदुत्व की राजनीति के जिस घालमेल के साथ शिवसेना को यहाँ तक पहुँचाया, वही पार्टी उनके बेटे के हाथ से फिसल गई। शायद इसका एहसास उन्हें भी है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय से तो यही झलकता है, जिसमें लिखा है, समय बहुत ही मुश्किलों भरा आया है। यह सत्य है, लेकिन यह अंधकार का समय भी बीत जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार विधानसभा में बहुमत के टेस्ट में तो पास हो गई, लेकिन शरद पवार जो हैं वो इस सरकार के ज्यादा चल पाने पर शक कर रहे हैं। पवार ने भविष्यवाणी कर दी है कि शिंदे सरकार तो 5-6 महीने की ही मेहमान है और जल्दी ही महाराष्ट्र में चुनाव होंगे।
संतोष लक्ष्मणराव बांगर AK40। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। उम्मीद के मुताबिक शिंदे को सदन में 164 सदस्यों का समर्थन मिला। बहुमत साबित करने के बाद सरकार के खेमे में जहां खुशी का माहौल है, वहीं विपक्षी खेमा सरकार के कार्यकाल पूरा नहीं होने की भविष्यवाणी कर रहा है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के विधायकों की बैठक में कहा, राज्य में शिंदे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, सरकार 5 से 6 महीने ही चलेगी, इसलिए आप लोग मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें, अभी से ही चुनाव की तैयारी में लग जाएं। मिड टर्म इलेक्शन को लेकर शरद पवार ने इस पर कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, 6 महीने में तैयार रहिए चुनाव। शायद हो सकता है, लेकिन हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा। जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी और यहाँ वापस भगवा लहराएगी। उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत शरद पवार के इस बयान के समर्थन में बाकायदा दलील भी पेश कर रहे हैं। मैं शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास होता कि ये सरकार चलेगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाता, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हो जाते, जिनके पास 126 का आंकड़ा है, वो 50 या 40 वालों को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। शरद पवार और संजय राउत के दावों को खारिज करते हुए अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा कह रहे हैं कि मौजूदा राज्य सरकार 25 साल तक चली। और महाराष्ट्र की जनता चाह रही थी कि सही मायने में ऐसा ही कोई गठबंधन होना चाहिए, एक विचारों का। 6 महीने नहीं, 25 साल तक ये सरकार रहेगी और महाराष्ट्र की उन्नति होगी। सम्माननीय राष्ट्रवादी के नेता का ये बयान, यह उस दल की मजबूरी है। अपने दल के विधायक न फूटे, इसके लिए विधायकों को डराने के लिए ये कहना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। और रहा सवाल भविष्यवाणी का, तो उन्होंने जब उनकी सरकार आई तो पहले दिन कहा था कि सरकार 25 वर्ष चलेगी। कहाँ चली? 2.5 साल में खत्म हो गई। तो उनकी भविष्यवाणी पे कोई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। साल 2019 में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद जब सरकार बनाने की बारी आई तो शिवसेना और बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा हो गया। बीजेपी और शिवसेना अलग हो गए। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन पिछले महीने एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले दिनों जब बीजेपी और शिंदे ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया तो लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से महज 3 घंटे पहले बाजी पलट गई और फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हो गया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी की चर्चा हुई और फिर हां ना करते करते सीएम रह चुके फडणवीस प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए। फिलहाल एकनाथ शिंदे ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है और अब अगली लड़ाई शिवसेना पर कब्जे की है, क्योंकि उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले गुट ने बहुमत हासिल किया है। तो बीजेपी दक्षिण के द्वार पर तेजी से दस्तक दे रही है। आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम में पीएम मोदी के साथ तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी की मौजूदगी ने अब नई अटकलों को हवा दे दी है कि क्या बीजेपी चिरंजीवी के चेहरे पर मिशन साउथ को साधना चाहती है। मंच पर पीएम मोदी और तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी की ये मुलाकात और ये गर्मजोशी, भारत माता की। इस तस्वीर से राजनीतिक गलियारों में एक नई हलचल है। खुद पीएम मोदी ने भी चिरंजीवी को खासी तवज्जो दी, जबकि मंच पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में ये मौका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अल्लूरू सीताराम राजू की प्रतिमा के अनावरण का था, लेकिन मंच पर चिरंजीवी और पीएम मोदी की इस मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा। चिरंजीवी इस कार्यक्रम के लिए विशेष विमान से भीमावरम पहुंचे। उनके प्रशंसकों ने उनका ऐसा जोरदार स्वागत किया कि विशाल फूलों का हार गले में डालने के लिए क्रेन लानी पड़ी।
अटकलें लग रही हैं कि क्या बीजेपी के मिशन साउथ के हीरो बनेंगे मेगा स्टार चिरंजीवी। बीजेपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपना विस्तार करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी को किसी बड़े चेहरे की तलाश है। चिरंजीवी को केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने इस कार्यक्रम के लिए खास तौर से न्योता दिया था। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी दोनों राज्यों में बहुत लोकप्रिय हैं। एक्टर चिरंजीवी कापू जाति से आते हैं, जो आंध्र प्रदेश की पिछड़ी जाति है। कापू जाति का आंध्र में वोट करीब 15% है। वैसे चिरंजीवी के भाई और लोकप्रिय स्टार पवन कल्याण और उनकी पार्टी जनसेना एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। सुपरस्टार चिरंजीवी भी राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी। 2009 में पहले ही विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 18 सीटें जीती थी। चिरंजीवी की वजह से टीडीपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। साल 2011 में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। उसके बाद चिरंजीवी यूपीए 2 सरकार में केंद्र में मंत्री बने। चिरंजीवी काफी समय से राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के न्योते पर पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले चिरंजीवी ने नई अटकलों को हवा दे दी है। वैसे भी बीजेपी को दक्षिण में दाखिल होने के लिए दक्षिण के द्वार आंध्र और तेलंगाना में किसी बड़ी हलचल की जरूरत है। और अब उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज जान लीजिए आप। यूपी में योगी 2.0 के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर एक तरफ लखनऊ में जश्न और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का ब्यौरा लेकर लोगों के सामने आए। आज इसके लिए बीजेपी की तरफ से बाकायदा एक बुकलेट और वीडियो जारी किया गया। रंगारंग कार्यक्रम की ये तस्वीरें लखनऊ में लोक भवन के बाहर की हैं और ये जश्न है यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने का। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 25 मार्च को दूसरी बार योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने और कल उनके दूसरे कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने अपनी ही सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। योगी सरकार की ओर से 100 दिन के इस बीते कार्यकाल को सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित बताया गया है। सरकार की ओर से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 साल बाद किसी सरकार को दोबारा चुना गया और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पुनः चुनकर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई हैं, उससे पहले इन 100 दिनों में यूपी में राजनीतिक तस्वीर किस तरह बदली है, जरा उसको समझ लीजिए। विधान परिषद की 36 में से 33 सीट बीजेपी ने जीती। बीजेपी की जीत ने विधान परिषद को कांग्रेस मुक्त कर दिया। लोकसभा उपचुनाव में एसपी की 2 सीटें बीजेपी ने छीनी है। 25 मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद ये अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया। बुलडोजर बाबा के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे योगी आदित्यनाथ के इस दूसरे कार्यकाल में भी बुलडोजर खूब चला है। माना जाता है कि पहले कार्यकाल की तुलना में इस दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर डबल स्पीड से चल रहा है। प्रशासन ने प्रदेश के 50 बड़े माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले महीने
दंगों के आरोपियों के घर भी बुलडोजर चले। सीएम योगी के मुताबिक 100 दिन में कानून का राज स्थापित करने के लिए 100 दिन में जो काम किए गए हैं, उसके मुताबिक माफिया अपराधियों की करीब 844 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 68,000 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण हटाए गए। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल मुक्त कराए गए। धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए या आवाज कम की गई। सड़कों पर सार्वजनिक कार्यक्रम बंद किए गए। 100 दिन में राज्य में 525 एनकाउंटर किए गए हैं। सीएम योगी का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का फायदा निवेश और रोजगार के अवसर को रहा है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई। योगी ने इस मौके पर किसानों, नौजवानों और व्यापारियों के लिए हो रहे काम का भी जिक्र किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 100 दिन की भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश गोरख धंधे से बर्बाद। इस ट्वीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव जी ट्विटर वाले नेता हैं, जमीन वाले नहीं रह गए हैं और ट्विटर से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के बीच की राजनीति नहीं होती है। ना वह सत्ता के लायक ना विपक्ष के लायक। वो जनता के बीच में जाएं तो सरकार की उपलब्धियां दिखाई देंगी। वो अगर कमरे में बैठ करके ट्विटर से ट्वीट करके अगर यह उपलब्धियों और अनुपलब्धियों का व्याख्यान करेंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, अब राजनीति जात के आधार पर नहीं चल सकता है, न क्षेत्र के आधार पर चल सकता है, न भ्रष्टाचार के आधार पर चलेगा। राजनीति ईमानदारी से चलेगा और ज्ञान के आधार पर चलेगा। 100 दिन की उपलब्धियों के बखान के बीच एक और तस्वीर देख लीजिए जो सहारनपुर से आई है। कांवड़ यात्रा के लिए बिकने वाली टी शर्ट पर बुलडोजर से लेकर सीएम योगी तक की तस्वीर है। कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और ये तस्वीरें योगी के क्रेज को बयां कर रही हैं। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।